हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। यूनिट नंबर 3 आई होप सभी को आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 3 से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड किया है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस को यूनिट नंबर 3 के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स कंट्रोल सेंटर। तो यूकैरियोटिक सेल का कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन सिंथेसिस कराने में राइबोसोम हेल्पफुल होता है। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड रहते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? प्रोटीन की पैकेजिंग, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल का कंट्रोल जो सेंटर है वो न्यूक्लियस कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो डीएनए जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, Which among the following is the direct role of nucleolus इन द सेल? अब न्यूक्लियस के अंदर उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। तो न्यूक्लियोलस जो है, जो कि न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका क्या काम होता है? तो न्यूक्लियोलस जो है वो आरएनए प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका डायरेक्ट रोल ये होता है कि ये आरएनए का प्रोडक्शन कराता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। अब कौन सा ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि राइबोसोम्स के सब यूनिट को बनाने में हेल्पफुल होता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस हो जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेनेड बाउंड body that vanishes in the late prophase and reappears in the telophase, that is, मतलब न्यूक्लियस का वो कंपोनेंट जो कि नॉन मेम्ब्रेनस इन नेचर है, मतलब उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये क्या होता है, जब सेल साइकिल चलती है तो उसमें जो प्रोफेज है उसमें ये डिसअपियर हो जाता है और टीलोफेज में फिर से ये रीअपियर होता है। दैट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जब आप सेल साइकिल पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह से जब प्रोफेज आता था तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता था, वो डिसइंटीग्रेट होता था और ये डिसअपियर होता था। और टीलोफेज वाले फेज में क्या होता था कि न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से बाइंड करता है, वो फिर से फॉर्म होता है, रीफॉर्म होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा न्यूक्लियोलस। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द नेम What is the name of signal that allows the proteins to enter or exit the
न्यूक्लियस। तो वो सिग्नल्स जो कि इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो सेल न्यूक्लियस से अंदर या बाहर जाएं, तो वो कैसे सिग्नल्स होते हैं? केमिकल सिग्नल्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स जो हैं न्यूक्लियर पोर्स द्वारा इन एंड आउट या इंटर या एग्जिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अफेक्टेड बाय एंजाइम नॉन एज। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किस एंजाइम द्वारा अफेक्टेड होगा? तो दैट इज पॉलीमरेज। और वो भी कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए पॉलीमरेज लिखा रहता तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता? वो जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्पफुल होता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है। राइबोन्यूक्लियेज क्या है? वो आरएनए के ऊपर जो है एक्ट करता है। लाइगेज जो है वो ऐड करने का काम करता है। और म्यूटेज क्या होता है? वो जो है इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और ये डीएनए रेप्लिकेशन में अगर डायरेक्ट रोल कहा जाए तो वो पॉलीमरेज का ही होता है। और उसमें भी कौन सा पॉलीमरेज? तो डीएनए पॉलीमरेज। अब 7th क्वेश्चन ये है कि इफ द डीएनए स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस दैट इज ATT GCC, तो जो mRNA है वो कैसा बनेगा? देखिए, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा और उसके एक स्ट्रैंड्स के कंप्लीमेंट्री mRNA बनते हैं। अब ये जो आरएनए बना है इसका सीक्वेंस कैसा होगा? कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा ना। तो देखिए, आप ये चीज याद रखे रहिएगा कि डीएनए में जो है ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए में जो है अगर आप नाइट्रोजनस बेसेस को देखें तो डीएनए में जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन प्रेजेंट होता है। आरएनए में जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन के जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और अगर नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो अगर कोई डीएनए स्ट्रैंड है जिसपे नाइट्रोजनस बेस ATT GCC है तो mRNA पे क्या होगा? mRNA पे इसका कंप्लीमेंट्री होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि बेस पेयरिंग किस तरह से होती है? तो एडेनिन थाइमीन से बेस पेयर करता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं होता है ना, वहां पे तो यूरेसिल होता है। तो एडेनिन के कंप्लीमेंट्री कौन सा बेस पेयर आकर अटैच होगा? यूरेसिल अटैच होगा। फिर क्या है? थाइमीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो थाइमीन है वो तो कहाँ पे है? डीएनए में है ना। लेकिन अब थाइमीन के करस्पॉन्ड में अगर आप देखें तो थाइमीन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एडेनिन आकर के अटैच हो जाएगा। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा? UAACGG। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन थाइमीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। उसमें भी एडेनिन जो है थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ग्वानिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को साइटोसिन के साथ बनाता है। तो ये जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी सीक्वेंस जो है रटने से तो होगा नहीं। आपको अगर पता होगा कि किस तरह से बेस पेयरिंग होती है तभी आप जो है अगर कोई भी सीक्वेंस दिया है डीएनए का और अगर आरएनए का पूछ रहा है तो उसके कंप्लीमेंट्री जो है सीक्वेंस आप बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए, उसमें यहाँ पे बी डीएनए होगा। ठीक है, तो बी डीएनए में जो कॉइलिंग है वो किस तरह की होती है? तो बी डीएनए में कॉइलिंग जो है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में होती है। डीएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो बी डीएनए में क्या होता है? राइट हैंडेड डायरेक्शन होता है ना। जेड डीएनए में क्या होता है? जेड डीएनए में उसका जो अरेंजमेंट है वो जिगजैग मैनर में होता है, इस वजह से उसे जेड डीएनए कहते हैं। और बी डीएनए को कौन बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था 1953 में, जिसमें ये बताए थे कि ये जो फॉर्म ऑफ डीएनए है ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, ये हमेशा राइट हैंडेड डायरेक्शन में मूव होता है। एक हेलिक्स का जो एक हेलिक्स है
डीएनए का, वो उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। एक डीएनए हेलिक्स जो है और उसके जो हेलिकल टर्न है, एक हेलिक्स नहीं, एक हेलिकल टर्न का जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होगा। एक हेलिकल जो टर्न है उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का लेंथ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। आई होप आप वो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से याद आ रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दैट इज RNA कंटेन्स रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ। RNA के अंदर किस चीज का रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटिंग यूनिट जो है वो RNA में प्रेजेंट होता है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि RNA जो है वो पॉलीमर होता है और इसका मोनोमरिक यूनिट जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स तो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं ना। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इन बैक्टीरिया एक्ट एज राइबोजाइम एज वेल एज स्ट्रक्चरल RNA। तो इनमें से कौन सा RNA है जो कि बैक्टीरिया में राइबोजाइम मतलब एंजाइम की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ में स्ट्रक्चरल RNA भी होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 23S RNA। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब एंटीकोडॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो एंटीकोडॉन tRNA पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। tRNA का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पे ये जो है ये एंटीकोडॉन लूप है, जहाँ पे 7 जो है बेस पेयर्स रहते हैं, और इनमें से जो मिडिल का जो 3 है वो 3 जो है मिडिल वाला ये एंटीकोडॉन होते हैं। ठीक है, तो एंटीकोडॉन अगर देखा जाए तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो एंटीकोडॉन जो है tRNA में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिन बेसिस इज प्रेजेंट इन RNA? तो सबसे पहले तो हमें प्यूरिन और पिरिमिडीन पता होना चाहिए। देखिए प्यूरिन क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। देखिए नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन आता है। पिरिमिडीन में क्या आता है? साइटोसिन और थाइमिन आता है। तो अगर डीएनए के केस में देखा जाए और आरएनए के केस में देखा जाए तो दोनों में ही एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और पिरिमिडीन क्या होता है कि साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, और आरएनए में क्या होता है कि आरएनए में साइटोसिन तो एज अ पिरिमिडीन प्रेजेंट होता ही है, बस थाइमिन के जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा प्यूरिन बेस जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होगा। तो प्यूरिन हमें पता है क्या होती है, एडेनिन और ग्वानिन। अब एडेनिन देखिए यहाँ कहीं दिया है नहीं, ग्वानिन दिया है, तो क्या होगा? राइट ऑप्शन ग्वानिन होगा ना। अब अगर यहाँ पे एडेनिन भी दिया रहता तो ये जो ऑप्शन का सीक्वेंस है वो थोड़ा सा बदल जाता। तो उस समय में क्या होता कि एक जगह या तो ग्वानिन दिया रहेगा, फिर एडेनिन दिया रहेगा, तीसरा ऑप्शन में भी बोथ ग्वानिन एंड एडेनिन मतलब बोथ ए एंड बी दिया रहेगा, और चौथा जो है कुछ और या फिर नन लिखा रहेगा या फिर साइटोसिन या थाइमिन लिख देगा। ठीक है, तो जो आंसर है ना वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से जो है ऑप्शन दिया हुआ है। और क्या होता है कि बच्चों को कभी कभी आता है आंसर तो वो जैसे ही एक चीज़ को देखे वैसे ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें सही से डिस्कस किया जाए।
ठीक है, उसे अच्छे से समझ लिया जाए, उसके बाद ही जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर जो है आप टिक लगाइए, या जो आपको फिल करना है OMR अगर आ रहा है आपके यूनिवर्सिटी में तो उसे फिल करिए। मतलब चारों ऑप्शन को पहले अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि इनमें से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। और जो पिछले यूनिट्स थे उसमें भी एक जगह जो लाइसोसोम वाला क्वेश्चन था उसमें भी जो ऑप्शन है एक जगह गलत दिया गया था, तो उसको हम बता दे रहे हैं। जो सही ऑप्शन था उसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। उसमें जो ऑल ऑफ द एबव था वो ऑल ऑफ द एबव की जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस लिखा रहेगा, तो उससे कोई लिखा रहता तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको हम करेक्ट ऑप्शन तो बता ही दिए थे। और ये चीज़ हो गई। अब देखिए, और हाँ, एक जगह जो है सक्रोज जो ग्रेडियंट कुछ करके लिखा हुआ था, वहाँ पे ग्लूकोज ग्रेडियंट था, जो कि रॉन्ग आंसर था, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं किए थे। बस खाली जो है वो टाइपिंग एरर था, बाद बाकी जो करेक्ट ऑप्शन था उसी को हम डिस्कस किए थे, और हम लोग जो है उसे हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में या फिर अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो कभी क्या होता है कि टाइपिंग एरर हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से देखा करिए। पेपर में भी जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लिया कीजिए, उसके बाद ही टिक लगाया करिए, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम लोग को या तो हम लोग डरे हुए होते हैं या तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही एक ऑप्शन अगर दिखा तो बस वही उसी पे हम लोग जो है अपना टिक कर देंगे। और MCQ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ये, इस वजह से जो वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला पेपर होता है वो ज़्यादा ईजी होता है। MCQ क्या होता है, आपको बेसिक जो डिटेल नॉलेज है वो अगर आपको पता होगी तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेपर में सारे जो ऑप्शन है, पहली बात तो उसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, उसको अच्छे से एनालाइज करिएगा और फिर ही टिक करिए, फिर ही मतलब कि अपना जो आंसर है उसे आप टिक करिएगा। एंड सेकंड चीज़ कि बहुत ज़्यादा डरने की या ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको सारा चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 क्वेश्चन जो है वो ये है कि a chromosome with a very short arm and a very long arm is referred to as, तो जो very short and very long arm वाला जो क्रोमोसोम है उसे क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। मतलब देखिए इस तरह का कुछ, इस तरह का भी नहीं, तो क्रोमोसोम्स बहुत सारे तरह के होते हैं ना, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो जो ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो शॉर्ट एक जो आर्म है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और एक आर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस क्रोमोसोम के कंडीशन को एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ ये कि जो क्रोमोसोम है वो थिकेस्ट रहता है किस समय पे, तो क्रोमोसोम जो है सबसे ज़्यादा थिकेस्ट मेटाफेज के कंडीशन में रहता है। द लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन इज, लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोसोम की होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और ये डेंस होते जाता है। 16 क्वेश्चन क्या है, दिस हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स जो हैं वो किसके पास होते हैं, दैट इज ओफियोग्लोसम रेक्टिकुलेटम, ठीक है। तो कभी कभी जो है एग्जामिनेशन में आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ दिया रहता है, तो इस वजह से अगर कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं उससे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और भी ज़्यादा जो है डिटेल में आप पढ़ा करिए, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड सारे टर्म्स और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें डिस्कस किया करिए, क्योंकि आप जो है अगर आपका पेपर MCQ वाइज आ रहा है, MCQ पैटर्न पर आ रहा है, तो उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर उस टॉपिक में अगर कोई वर्ड भी यूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी, ठीक है। तो इस वजह से सारे जो कंसेप्ट हैं उसको अच्छे से क्लियर रखिएगा, आपका पेपर जो है अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ सुपर कॉइलिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ द एक्सटेंडेड राइट हैंडेड कॉइल्स, तो ये किस में होता है, ये होता है प्लेक्टोनेमिक सुपर कॉइलिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो क्या है कि दिस टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेजेस विच जनरली रिलैक्सेस डीएनए बाय रिमूविंग नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग। टोपोआइसोमरेजेस दो तरह के होते हैं, ठीक है, और ये जो है मेनली टोपोआइसोमरेजेस जो है ये जो है दो तरह के होते हैं और अदर भी टाइप्स पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो है वो दो तरह के होते हैं। अदर देन दैट अगर इसमें क्वेश्चन में देखा जाए तो जो टोपोआइसोमरेज है वो टोपोआइसोमरेज को पूछा जा रहा है जो कि हेल्पफुल होता है किस चीज़ के लिए, डीएनए को रिमूव करने में नेगेटिव सुपर कॉइलिंग से। तो वो जो टोपोआइसोमरेज है वो होता है टाइप 1, क्योंकि टाइप 2 तो जो है वो टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज होता है जो कि नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग कराने में हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वो टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज बताइए जो कि डीएनए को नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग से रिमूव करने में हेल्पफुल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। अब देखिए द टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज दैट कैन इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, मतलब ऐसा टोपोआइसोमरेज जो कि डीएनए के अंदर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करा सकता है, कराता है, वो कौन सा होता है, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, अभी आप पढ़े हैं तो अगर आप सही से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर जो है वो बता पाएंगे। दैट इज विच टाइप ऑफ सुपर कॉइलिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड राइट हैंडेड कॉइलिंग। अभी हम लोग पढ़े थे दैट वाज प्लेक्टोनेमिक सुपर कॉइलिंग। तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, उसको आप YouTube पर देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें और डिस्कस करें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।